टीचिंग मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं उपस्थित हूँ आज के नए सेशन गणित एवं उसके शिक्षण शास्त्र के प्रश्नों को लेकर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आप अपना तैयारी निरंतर जारी रखें और आपका प्रयास हो कि आप एक बार में सीटेट को क्रैक कर पाएँ। यदि आप एक बार में सीटेट क्रैक नहीं कर पाते हैं तो फिर वो आपको बहुत लंबा खींचते चला जाएगा, क्योंकि अब जो है सो पिछले साल के रिकॉर्ड के अनुसार सीटेट अब साल में एक बार ही होने वाली है। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छी ढंग से कर रहे होंगे। तो आज हम गणित एवं शिक्षण शास्त्र के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि पिछली बार सीटेट दिसंबर 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को इसमें शामिल किया गया है। मैं कोशिश करूंगा कि आप हमारे सेशन को देखकर अच्छी प्रकार से हमारी सभी प्रश्नों को आप समझ रहे होंगे। इससे पहले मैंने प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट, यह हमारा 5 है, इससे पहले हम मैथमेटिक्स का 4 सेट करवा चुके हैं। उसके अलावा सीडीपी बाल विकास का और इन्वायरमेंटल स्टडीज का, सीडीपी ईवीएस और मैथ का पेपर 1 और पेपर 2, यह सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम डिस्कशन करवा रहे हैं। और हमारा जो है सो डेली 1 से 2 वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग मित्रा पे आ रहा है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके उसके प्लेलिस्ट में से हमारी सभी पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं। और यदि आपको सीटेट को लेकर किसी भी प्रकार की कोई सवाल हो तो आप हमारे इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, या हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट लिख सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि आप तो हमारी वीडियो को देखेंगे, साथ ही साथ अधिक से अधिक लोग हमारी वीडियो को देख सके, हमसे जुड़ सके। और हमारा जो मुहिम है कि आपको एक बार में सीटेट क्रैक करवाना है, तो अधिक से अधिक छात्र हमारे इस सेशन का लाभ उठाएं और वो एक बार में सीटेट क्रैक करें। और यह सेशन आपको कैसा लगता है, लाइक और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए हम चलते हैं आज की डिस्कशन की ओर। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है, यदि आपके पास 3 सिक्के 1 रुपये के, अर्थात 3 जो सिक्का है वह 1 रुपया का है, बराबर 3 रुपया हो गया। 2 सिक्के 2 रुपये के हैं, 2 सिक्के 2 रुपये के हैं, और 1 सिक्का 10 रुपया का है, 1 सिक्का 10 रुपया का है। तो आप 14 रुपयों को कितने तरीके से दे सकते हो? आपके पास 1 रुपया के सिक्का है 3, 2 रुपया के 2 सिक्का हैं और 10 रुपया के 1 सिक्का है, और आपको 14 रुपया देना है। तो आप तो एक 10 का सिक्का दे सकते हैं, तो 10 रुपया हो गया, और 2 का सिक्का दे सकते हैं 4, तो 14 रुपया हो गया। एक टेक्निक तो आपका ये होगा। अब दूसरा टेक्निक की हम बात करते हैं कि आप एक 10 का सिक्का दे देंगे तो 10 रुपया यह हो गया। एक 2 रुपया का सिक्का दे देंगे तो 2 रुपया यह हो गया। और एक सिक्का, सॉरी 2 सिक्का
1 रुपया के दे देंगे तो 2 रुपया यह हो गया, और आप एक सिक्का 2 रुपया का दे देंगे, अर्थात 10 रुपया का एक सिक्का, 2 रुपया का एक सिक्का, 10 2 12, और 2 सिक्का 1 रुपया का, तो 12 2 14 रुपया आप उसको दे सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई तीसरा विधि ऐसा नहीं है जिसकी सहायता से आप 14 रुपया को किसी को लौटा सकते हैं। तो यहाँ जो आपका प्रश्न पूछा है कि यदि आपके पास 3 सिक्के 1 रुपये के हैं, 3 सिक्के 1 रुपये के हैं, उसके बाद 2 सिक्के जो है सो वो 2 रुपये के हैं, और एक सिक्का जो है 10 रुपये का है, तो आप 14 रुपया किसी को भी कितने तरीक़ों से लौटा सकते हैं। तो आप किसी को भी यदि 14 रुपया देते हैं तो यह आप उसे 2 तरीक़ा से लौटा सकते हैं। मेथड 1 कि आप एक 10 टकिया उसे दे सकते हैं, और 2 रुपये का सिक्का देकर 14 रुपया आप उसे दे सकते हैं। और दूसरा मेथड है कि एक 10 टकिया दे सकते हैं, एक 2 टकिया दे सकते हैं, और 1 रुपये के 2 सिक्के देकर उसे 14 रुपया दे सकते हैं। अर्थात 2 मेथड, आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। यहाँ पे कुछ नहीं, बस पैसा जो सिक्का है उसका जो संख्या है उसको यहाँ पे दिया गया है कि आप कितने मेथड से दे सकते हैं। अब है अगला क्वेश्चन है, एक मोबाइल फोन के कीपैड पर दी गई संख्याओं को यदि गुणा किया जाए तो गुणनफल होगा। तो यहाँ पे हम आपको पीपीटी में यहाँ पे मोबाइल की सभी हम संख्या आपको दिखा दिए हैं। मोबाइल इसलिए दिखा दिए कि आपको यहाँ पे संख्या देखने में आसान हो, क्योंकि अभी जो है सो मार्केट में यह जो पहले फ़ोन था कीपैड का, यह ज़माना चला गया। बहुत ही कम लोगों के पास यह फ़ोन देखने को आपको मिलेगा। तो मैंने सोचा क्वेश्चन में ऐसा फ़ोन एक बार लगा दिया जाए। तो इसमें कह रहा है कि आपका जो यह डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 0, इस सभी को यदि गुना किया जाए तो गुना करने के बाद आपका कितना आंसर आएगा। तो यह तो बहुत लंबा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक समझने वाली बात है। समझने वाली बात यह है, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आपका जो एक यहाँ पे शून्य लगा हुआ है, और आप जानते हैं कि कितनी भी बड़ी संख्या हो और उसमें शून्य से यदि गुना कर दिया जाए तो बाकी सारा संख्या शून्य हो जाता है। इसलिए यहाँ जो आपका आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा, शून्य। क्योंकि कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो और उसमें 0 से गुना कर दिया जाए तो वह बड़ी संख्या धराम हो जाती है, अर्थात 0 हो जाती है। तो यहाँ आप समझ गए होंगे। यदि आपको इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि कैलकुलेटर के सभी अंकों का या मोबाइल के कीपैड के सभी अंकों को यदि गुना किया जाए तो कितना होगा, तो आपको घबराना नहीं है, बस सीधा आंख मूंद के 0 मार के आपको निकल जाना है। इसमें सोचने समझने की कोई बात नहीं है। और दोस्तों, आपको हमारा यह सेशन कैसा लगता है आप हमें लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, इससे हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए अब अगला जो प्रश्न है, एक बगीचे में कंगारू के 48 पद चिन्ह, यहाँ पे कंगारू है, इसके 48 जो है सो पैर के चिन्ह हैं। उसके बाद खरगोश के 12 पद चिन्ह है।
यहाँ पे खरगोश है और इसके जो है सो 12 पद चिन्ह है और बत्तख के 40 पद चिन्ह है। बत्तख के जो है सो 40 पद चिन्ह है। बगीचे में क्रमशः कितने कंगारू, खरगोश और बत्तख हैं? तो कंगारू के पैर की संख्या बराबर 4, तो 48/4 बराबर 12, अर्थात कंगारू की संख्या 12 है। उसके बाद खरगोश के पैर की संख्या, खरगोश के पैर की संख्या बराबर 4, तो यहाँ पे 12/4 अर्थात 3 हो गया। उसके बाद बत्तख, आपने बत्तख को देखा होगा, बत्तख के पैर की संख्या, बत्तख के पैर की संख्या जो कि 40 है, यहाँ पे दिया हुआ पद चिन्ह, लेकिन बत्तख के जो पैर होते हैं वो 2 पैर होते हैं, तो यहाँ पे 40 को 2 से भाग देने पर 20 आता है। तो आपका आंसर जो यहाँ पे होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जिसमें 12, 3 और 20 होना चाहिए, 12, 3 और 20। तो 12, 3 और 20 ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे आंसर होगा। तो इस प्रश्न को करने के लिए आपको जो भी जानवर का नाम पूछे उस जानवर के पैरों की संख्या आपको पता होना चाहिए। जैसे कि कंगारू के पैर की संख्या 4 होते हैं, खरगोश के पैर की संख्या 4 और बत्तख के पैर की संख्या 2 होते हैं। यदि आपको उसके पैर की संख्या पता नहीं होगी तो फिर आप संख्या नहीं निकाल पाइएगा। तो ये आपका आंसर होगा 12, 3 और 20 ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही हल्का सवाल है लेकिन और सबों से हटकर सवाल है जो कि आपको परेशान कर सकता है। अब है सानू 2 लीटर दूध को 3 बोतल में इस प्रकार डालना चाहता है कि पहली बोतल में 1/2 अर्थात आधा जो दूध का भाग होगा वह आधा दूध पहली बोतल में, दूसरी बोतल में दूध का जो बचा हुआ दूध होगा उसका 3/4 और तीसरी बोतल में बचे हुए दूध का 1/5 मात्रा हो। तो तीनों बोतल भरने के बाद सानू के पास कितनी मात्रा में दूध बचेगा? तो सानू के पास कुल दूध बराबर 2 लीटर है। इसे 3 बोतल में भरना चाहता है। पहली बोतल में 1/2 लीटर भरना चाहता है। तो पहला बोतल में जो है सो 2 लीटर टोटल दूध है और इसका जो है सो 2 लीटर उसका दूध है। 2 लीटर दूध में से वह जितना दूध है उसका आधा अर्थात 2 - 1 लीटर दूध वह पहली बोतल में भरना चाहता है। तो अब उसके पास बचा हुआ दूध होगा 2 - 1 बराबर 1 लीटर। 1 लीटर दूध अब उसके पास बचा हुआ है। अब होगा कि जो बचा हुआ दूध है उसका 3/4 भाग दूसरे बोतल में दिया जाता है। तो 1 लीटर है, 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर जो कि आपको पता है। अब जो 1000 मिलीलीटर दूध है दूसरा बोतल में दिया जाता है। 1000 मिलीलीटर दूध को 1000 का 3/4, 4 से इसको 250 बार में 250 दिए 750 बराबर 1000 - 750। तो अब जो दूध बचा वह 250 ml दूध बचा है, क्योंकि मैंने उसमें से घटा कर यहाँ इक्वेशन बनाया था। तो अब जो बचा हुआ है वह 250 मिलीलीटर दूध बचा हुआ है। अब इसका तीसरा बोतल में डाला जाता है 250 का
1/5 अर्थात 5 × 5 = 50 मिलीलीटर तीसरा बोतल में डाला जाता है। तो बचा हुआ दूध कितना है? बचा हुआ दूध बराबर 250 - 50 बराबर 200 मिलीलीटर। अब जो उसके पास बचा हुआ दूध है वह 200 मिलीलीटर दूध है। आप इसको समझ गए होंगे कि मैंने पहले कहा कि कुल दूध 2 लीटर है। पहला बोतल में उसे जो भरना है वह दूध का आधा हिस्सा, तो 2 लीटर दूध था, इसका जो है सो 2 का आधा हिस्सा अर्थात 1 लीटर दूध उसको भर दिया और उसके पास 1 लीटर दूध बचा। बचा हुआ दूध 2 - 1 लीटर दूध बचा। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। अब दूसरा बोतल में जो उसे दूध भरना है वह 1000 मिलीलीटर का 3/4 भाग भरना है। तो मैंने निकाला यहाँ पे 1000 में से 1000 माइनस 1000 का 3/4 अर्थात इसको दूसरे बोतल में भरने के बाद उसके पास 250 मिलीलीटर दूध बचा। अब वह 250 मिलीलीटर दूध को का 1/5 भाग जो है वह तीसरा बोतल में भरना चाहता है। तो तीसरा बोतल में जो 250 का 1/5 भाग है वह 50 ml दूध तीसरा बोतल में भरता है। तो अब जो दूध उसके पास बचता है वह 200 ml दूध बचता है। आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। थोड़ा कैलकुलेटिव ज़रूर है, आप समझ के इसे बना लीजिएगा तो बहुत ही आसान है, लेकिन आपके एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। आप इसको 1-2 बार देख के आप समझ लीजिएगा और क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। देखिए, प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर आपको परेशानी होगी। अब है 6 क्रमागत संख्याओं का योग 45 है। 3 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? तो यह जो 6 क्रमागत संख्याओं का योग है यह 45 है। तो इसका जो 3 क्रमागत संख्या होगा उसके वर्गों का योग आपसे पूछा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यह जो 45 आया है यह कौन कौन से संख्या को जोड़ने के बाद आया है। जैसे कि हम 4 + 5 + 6, सॉरी 1 मिनट, तो यहाँ पर जो है 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, इसको यदि जोड़ते हैं 5 × 4 = 9, 6 = 15, 15 × 7 = 22, 8 = 30, 9 = 39। यह कम जा रहा है अर्थात 45 के करीब है। तो इसके अगली संख्या को हम जोड़ के देखते हैं। तो 5 + 6 + 7 + 8 + 9, तो 6 × 5 = 11, 7 = 18, 18 × 8 = 26, 26 × 9 = 35, 10 = 45। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 क्रमागत संख्या है। यहाँ पे 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 और 9 के बाद 10, अर्थात यह जो 6 अंक है यह क्रमागत संख्या है। अब कह रहा है यह क्रमागत, इसका वर्ग, पहले 3 क्रमागत संख्या का वर्ग यहाँ पे, तो 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यहाँ पे छूट गया है। यहाँ पे पहले 3 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, क्वेश्चन में यह था, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे हुआ है। तो आपको 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 6 5 11, 11 और 9 20 का 0 बाकी 2, 4 2 6 3 9 2 11, 110 यहाँ पे आपका
आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का, जो कि काफ़ी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे आप समझ गए हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और यह जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा यह ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस यदि 6 अंकों का जैसे यहाँ पूछा तो एक बार दिमाग लगा लेना है। यह जो क्रमागत संख्या का योग है यह कहाँ से हमें शुरू करना है, बस थोड़ा सा यहीं पे आपको दिमाग लगाना है। यह फिर आपका निकल जाता है तो आसानी से आप यहाँ से वर्ग संख्या को निकाल के और यहाँ पे आप आंसर निकाल सकते हैं। और यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम को लेकर। मैं जिस क्वेश्चन को वीवीआई बता रहा हूँ आपको एग्ज़ाम देने के बाद पता चलेगा कि मैं आपको सच में वीवीआई क्वेश्चन बताया था और वह क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में लड़ा भी। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का रहा 3/20 का 2/3। 20वें मतलब 20 होता है, तो 3 और 20वें का मिस गुना का 2/3 आपका ये ही इक्वेशन बनेगा। यहाँ पे आप इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर जो आपको कह रहा है कि 3/20, 3 का मतलब 3, 20वें का मतलब 20 का 2/3 का 2/3 क्या है। तो इस 3 से इस 3 को काट दिए, 20 दूनी 40 अर्थात 2/20। यहाँ पे 2/20 आपका ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। तो यह काफ़ी आसान सवाल था, लेकिन थोड़ा सा लीक से हट के यह सवाल है जो कि थोड़ा सा आपको टेंशन में डाल सकता है, लेकिन बेहद ही आसान सवाल है। यहाँ पे जैसे 3/20 बोला है, 3 गुना 20 कर देना है। उसके बाद का 2/3 का में इस गुना होता है 2/3, 3 से 3 कट गया, 20 दूनी 40 अर्थात 2/20 आपका यह आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे कि गीता 100 मीटर की तार से एक जमीन पर बार लगाना चाहती है, उसे किस आकृति की भूमि पर बार लगाना चाहिए ताकि उसके पास अधिकतम क्षेत्रफल हो। तो उसे किस आकार में बार लगाना चाहिए, त्रिभुजाकार में लगाना चाहिए या वर्गाकार में लगाना चाहिए या आयताकार में लगाना चाहिए या राउंड गोल में लगाना चाहिए। तो 100 मीटर की तार से जो एक ज़मीन पे उसे बार लगाना है, उसे किस आकृति की भूमि पर बार लगाना चाहिए ताकि उसके पास अधिकतम क्षेत्रफल हो। तो मैक्सिमम क्षेत्रफल के लिए उसे सर्किल अर्थात वृत्ताकार पथ पे उसे वृत्ताकार क्षेत्रफल पे उसे बार लगाना होगा। आपका ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। अब है शिक्षिका ने स्वरा को 2 आकृति दी, एक समचतुर्भुज और एक पतंग। उसने उस आकृति का नाम बताने कहा जिसमें अधिक रैखिक सममिति हो। उसने जवाब दिया। तो पहले तो आपको सममिति क्या होता है यह आपको पता होना चाहिए। तो सममिति होता है वह आकृति जो किसी बिंदु या रेखा के दोनों ओर एक जैसी हो अर्थात 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा। 2 बराबर, सीधा याद रखिएगा, 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा। जैसे कि आपने एक यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया, आयत बनाया, और इसमें जो है सो आपको सममित रेखा खींचनी है।
तो यहाँ पे एक तो आप इसके बीचों बीच सममित रेखा खींच सकते हैं और एक सममित रेखा आपको इस तरह से खींचना है, अर्थात इसको इस पे फोल्ड करते हैं तो बराबर भाग में आता है, इसको इधर से फोल्ड करते हैं, इसको इधर से, और यदि हम इसको इधर से फोल्ड करते हैं या फिर इसको इधर से फोल्ड करते हैं तो आपको बराबर भाग में आना चाहिए। तो यही जो होता है यही सममित रेखा होता है। अब हम आपको कुछ सममित रेखा लिखवा देते हैं जो कि आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, समचतुर्भुज, जिसमें कि अधिक सममित रेखा होगी। अब यहाँ पे है कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की जो सममित रेखा होती है वह 3 होती है, वर्ग की सममित रेखा जो होती है वह 4 होती है, आयत की 2 होती है जो कि हमने आपको बताया। उसके बाद समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज की सममित रेखा 1 होती है। उसके बाद समचतुर्भुज, समचतुर्भुज की जो रेखा होती है वह 2 होती है। उसके बाद वृत्त, वृत्त की जो सममित रेखा होती है वह अनंत होती है। यह आपसे पूछ सकता है, यह थोड़ा अलग प्रश्न है। उसके बाद समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज जो होता है इसका 0 होता है, और विषम बाहु इसका भी 0 होता है। तो आप इसको समझ गए होंगे। आपसे एक यह वृत्त का जो होता है वो सममिति जो होता है वो अनंत होता है, आपसे यह पूछ सकता है, यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अब है अगला सवाल कि दिल्ली से एक बस हर आधे घंटे पे बस टर्मिनल से निकलती है, अर्थात दिल्ली का जो बस टर्मिनल है वहाँ से हर 30 मिनट पे बस निकलती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि 10 मिनट पहले बिफोर ही बस निकल चुकी थी, अगली बस पूर्वाह्न 9:25 AM पर है। तो 9:25 AM पर यदि बस है तो इससे पहले जो बस खुली होगी, वह जो बस खुली होगी यह जो बस खुली होगी वह कितने समय पर खुली होगी, हमें पहले वो आपको पता करना है। तो यह जो बस खुली होगी 9:25 में अगली बस खुली है, 9:25 AM में खुली है, तो इससे 30 मिनट, अगली बस 9:25 पर निकलेगी तो इससे 30 मिनट पहले आप जाइए। 9:25 अर्थात 8:55 AM पर बस खुली होगी, जो कि यात्री को बस छूट गई। तो यात्री जब पूछा तो कंडक्टर ने जवाब दिया कि 10 मिनट बाद। जब एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि 10 मिनट पहले, अर्थात वह जब 8:55 के 10 मिनट बाद होगा, यहाँ पे होगा, तब उसे कंडक्टर ने बोला कि 10 मिनट पहले बस खुल चुकी है और अगली बस 9:25 में यहाँ से खुलेगी। तो 10 मिनट बाद अर्थात 9:05 पे जो है सो पैसेंजर यात्री उस कंडक्टर से, उस जो है सो पूछताछ क्लर्क से पूछा होगा, तब उसने बताया कि बस जो है सो 10 मिनट पहले, अर्थात 9:05 में उससे मिला, तो 9:05 से 10 मिनट पहले जो होता है 10 मिनट पहले बस खुल चुकी है। तो आपका जो यहाँ पे आंसर होगा वह आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 9:05। बहुत ही आसान सवाल है यह, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे
परेशान कर सकता है इस टाइम को लेकर। यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है कि वह जब उससे मिला तब उसने बोला कि पिछला जो बस है वो 10 मिनट पहले निकली है और अगली बस 9:25 में आएगी। तो 9:25 में जो बस आएगी उससे पहले जो बस खुली होगी वो 8:55 में खुली होगी, और कंडक्टर बोलता है कि 10 मिनट पहले खुला, तो इससे 10 मिनट पहले, अर्थात जब उससे मिला तो उससे 10 मिनट पहले, यानी कि 9:05 में उससे वह मिला होगा। आपका आंसर 9:05 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे कि इनमें से कौन सा आयत का परिणाम सबसे अधिक हो सकता है। तो एक है जिसका क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो एक है 60 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, और इसका जो एक भुजा है वह 1 सेंटीमीटर है। एक सेंटीमीटर है, दूसरा बी है। तो बी बराबर 60 निकल गया। अभी हम इसका परिमाप निकालते हैं। परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल हो गया एक, क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर और एक भुजा 1 सेंटीमीटर है। तो एक भुजा 1 सेंटीमीटर निकला और एक 60 निकला। 60 एक 61 दूनी, 61 दूनी हो जाता है यहाँ पे 132। 132 इसका परिमाप निकला, ऑप्शन ए का। अब ऑप्शन बी हम चेक करते हैं। आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है एल गुना बी। यहाँ पे 60 दिया हुआ है, और एक भुजा जो है वह 2 सेंटीमीटर है, 2 इंटू बी। तो बी बराबर 30 हो जाता है। फिर हम इसका परिमाप निकालते हैं। परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी। तो इसका जो एल होता है वो एल है 2, और बी जो है वो 30 है। 30 दू 32 दूनी 64। दूसरा का आता है, यह फर्स्ट केस है, यह सेकेंड केस है। अब हम चलते हैं यहाँ पे थर्ड केस पे। थर्ड केस में है कि जिसका क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है एल गुना बी, और क्षेत्रफल है 60, और उसका जो भुजा है वह 6 है, 6 इंटू बी। तो बी बराबर हो गया यहाँ पे 10। तो इसका जो परिमाप होगा 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल यहाँ पे है 6, और बी यहाँ पे 10 है। 10 6 16 दूनी 32। अब आते हैं फोर्थ केस पे। फोर्थ केस में कहता है क्षेत्रफल 60 और भुजा 12 है। तो यहाँ पे जो होगा आयत का क्षेत्रफल बराबर एल इंटू बी। 60 बराबर एल हो गया यहाँ पे 12 इंटू बी। तो 12 बी आपको निकालना है। 12 60 बट्टा 12 बराबर 5। अब आपको यहाँ से परिमाप पता करना होगा। परिमाप बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल यहाँ पे है 12 प्लस 5। 12 5 17 दूनी 34 यहाँ पे आपका आता है। तो अब आप इसमें से देखिए कि किसका परिमाप ज़्यादा है। तो पहला का जो परिमाप है वो 132 है, दूसरा का परिमाप 64 है, तीसरा का परिमाप 32 है, और चौथा का परिमाप 34 है। तो यहाँ पे जो पहला का परिमाप है वो सबसे ज़्यादा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। इसको थोड़ा सा कैलकुलेटिव बना दिया है, लेकिन यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इसे भी ठीक से देख लीजिएगा। अब है 11 नंबर के क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि डॉक्टर ने अमन को रोज पानी की मात्रा लेने की सलाह दी। वह नियमित रूप से एक दिन में 14 गिलास पानी पीता है। तो एक दिन में 14 गिलास पानी पीता है।
14 गिलास पीता है। यदि गिलास की क्षमता 300 ml है तो गिलास की क्षमता जो है 300 ml है, तो कुल पानी एक दिन में 14 गिलास पीता है और प्रत्येक गिलास का जो है क्वांटिटी वो 300 ml है, तो 14 तिया 42 अर्थात 4.2 लीटर पानी वह प्रतिदिन पीता है। अब कहता है कि यदि वह एक सप्ताह में कितने लीटर पानी पिएगा, तो एक सप्ताह बराबर 7 दिन, तो सप्ताह भर पिए गए पानी बराबर, तो 4.2 इंटू 7, तो 7 दूनी 14 और 7 चौका 28 एक 29.4 लीटर पानी जो है सो उसके द्वारा पिया जाएगा। आप इसको यहाँ पे समझ गए होंगे कि मैंने इसको किस तरह से रफा दफा कर दिया। डॉक्टर ने अमन को रोज पानी की मात्रा पीने की सलाह दी। वह नियमित रूप से एक दिन में 14 गिलास पानी पीता है, तो वह जो है सो 14 गिलास एक दिन में पीता है और गिलास का जो साइज है वह 300 ml है, तो एक दिन में वह 4.2 लीटर पानी पीता है। तो वह एक सप्ताह में कितना पिएगा, तो एक सप्ताह में 7 दिन होता है, आप इसको 7 से गुना कर दीजिएगा, 29.4 लीटर आपका आंसर आ जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अब है निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो यह जो ऑप्शन आपको दिया गया है इसमें कह रहा है कि गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है, तो इसका जो आपका आंसर होगा वह होगा श्रेणीबद्ध प्रकृति, अर्थात श्रेणीबद्ध प्रकृति जो है वह गणित में अवधारणा कॉन्सेप्ट की प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है। अब है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सी प्रक्रियाएं बच्चे के चिंतन के गणितीकरण की सूचक है, तो इसका जो आंसर होगा वह होगा कि गणितीय संप्रेषण केवल सूत्र के द्वारा, यह जो है सो बच्चे के चिंतन के गणितीकरण की सूचक है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। अब है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का आकार चौड़े और गोलीय होने के स्थान पर ज़्यादा ऊंचा और टकू आकार हो गया है। इसका अर्थ है तो इसका प्राथमिक विद्यालय और उच्च विद्यालयों के शिक्षकों में पारस्परिक संवाद संप्रेषण नहीं करना, गणित पाठ्यक्रम में विषयों का परिचय कठिनाई के श्रेणीबद्ध स्तरों के अनुसार दिया गया है, तो 14 का जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा कि गणित पाठ्यक्रम में विषयों का परिचय कठिनाई के श्रेणीबद्ध स्तरों के अनुसार दिया गया है। अब अगला प्रश्न है और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक कक्षा के छात्रों के आकलन की उपयुक्त विधि नहीं है। तो एक परीक्षा जो कि तथ्यों और सूत्रों को स्मरण करने पर आधारित हो, तो मैंने आपको बोला है कि जहाँ पे स्मरण हो अर्थात जहाँ पे रटने वाली बात हो वह आपका ऑप्शन निगेटिव होता है और आंसर आपका वही होता है। तो आपका जो यहाँ पे आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, इस प्रश्न का सबसे सही आंसर होगा। तो दोस्तों यह सेशन आपको कैसा लगता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको लगता है कि हम थोड़ा धीरे पढ़ा रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को 1.25 गुना स्पीड में देख सकते हैं या 1.5 गुना स्पीड में करके अभी आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको
थोड़ा वीडियो तेज सुनाई पड़ेगा और वीडियो तेजी से चलेगा। तो आज का यह सेशन यहीं पे समाप्त होता है और यह जो प्रश्न का आंसर यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ से आंसर भी देख सकते हैं। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे इस सेशन से जुड़ सके और हमारे इस सेशन का लाभ ले सके। और यह वीडियो आपको कैसा लगता है लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर बताएं। हमारा यूट्यूब चैनल टीचिंग मित्रा यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर करें। आपको यदि जिद है शिक्षक बनने की तो आज से और अभी से लग जाइए, क्योंकि फिर जो है सो जब आप चूक जाइएगा तो बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। अभी आपके पास समय है, आप अपना मेहनत कीजिए। और यदि आपको सीटेट से संबंधित कोई भी सवाल हो तो हमारे इस ईमेल आईडी पे आप हमें मेल कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। और हमारे चैनल पे जाके हमारी पिछली सभी वीडियो को देखें जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस हम करवा रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।